अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अकरम बलोच। दुनिया का मकबूल तरीन गेम फ़ुटबॉल का टाकुरा इस वक्त यानी कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप अपने आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है। 2 सेमीफ़ाइनल जो 14 और 15 को होने जा रहे हैं, उसके बाद 18 तारीख को सेमी पोजीशन के लिए, तीसरी पोजीशन के लिए मुकाबला होगा। उसके बाद 18 को जो है ना वो फाइनल मुकाबला होगा। 4 दुनिया की ताकतवर टीमें इस वक्त आमने सामने हैं। स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड और अर्जेंटीना, इन चारों के दरमियान 2 सेमीफ़ाइनल होंगे। सबसे पहला जो सेमीफ़ाइनल होगा वो स्पेन और फ्रांस के दरमियान होगा, जो 14 को होगा। इसी तरह 15 को अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान ये मुकाबला होगा। जो जीतेगा वो फाइनल राउंड में खेलेगा और उसके बाद जो हारने वाली टीम होंगे वो 18 को तीसरी पोजीशन के लिए खेलेंगे। नाजरीन, ये हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो फ़ुटबॉल है वो एक क्रेज़ बन चुका है। पूरी दुनिया में क्रेज़ है, लेकिन आजकल पाकिस्तान में भी एक क्रेज़ नौजवानों में ख़ास तौर पर हम देख सकते हैं कि लियारी जैसे इलाकों में तो ये एक क्रेज़ बन चुका है और बड़ी तादाद में लोग शायकीन रात को 12 बजे तक, 1-1 बजे वाले जो मैच हैं उसमें भी वो मैच देखते हैं। फ़ुटबॉल के इस गेम में क्या क्या ऐसा हो चुका है और क्या क्या उन्हें जा रहा है, कौन किस पोजीशन में आ सकता है, तीसरी पोजीशन में कौन आएगा, विनर कौन होगा और रनर कौन होगा, ये मुतवक्का बातें होंगी। इसका तज्ज़िया करने आज एक ऐसे शख्सियत को हमने दावत दी, औरंगज़ेब शाह मीर, जो एक मायनाज़ फ़ुटबॉलर भी रहा है और फ़ुटबॉल पर उसकी एक गहरी नज़र है। आज वो हमारे सामने है। खुशामदीद कहते हैं औरंगज़ेब। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम भाई। क्या देख रहे हैं? वैसे अब पहले तो आप हमारे नाजरीन को तो बता दें कि पूरा जो ये गेम चला है, आज सेमीफ़ाइनल तक पहुंचा है, क्या दिलचस्प वाक़यात हुए हैं, क्या कैसी चीज़ें हुई हैं, मुख्तसरन ज़रा हमारे नाजरीन को ज़रा समझा दें। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे स्टूडियो में इनवाइट किया और वर्ल्ड कप 2026 के मुतालिक आपने जानने की कोशिश की। आपको याद होगा 2022 का वर्ल्ड कप कतर में हुआ था, उसमें 32 टीमें थी, लेकिन फ़ीफ़ा ने बर्थ बढ़ा दी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एशिया, यूरोप, अफ्रीका की टीमों को नुमाइंदगी दी जाए। तो अब 48 टीमें कर दी गई और उनको 12 ग्रुपों में डिवाइड किया। फिर वहाँ से 2-2 ग्रुप जो क्वालिफाई ऑलरेडी करते थे, लेकिन उसके बाद तीसरा ऑप्शन भी रखा है, बेस्ट 3 जो टीमें अमूमन हमने देखा है कोई टीम 1 पॉइंट पीछे रह गई और वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, तो वो ऐसी टीमों के लिए भी उन्होंने जगह फराहम किया। तो यहाँ से जो एक बेस्ट 8 टीमें भी निकाली गई। जो राउंड ऑफ 32 का आपने देखा, राउंड ऑफ 32 का भी राउंड आपने देखा, और बहुत से ऐसी टीमें, इजिप्ट जैसी टीम, ईरान तो बाहर हो गई, इजिप्ट जैसी टीम 32 में आ गई। और दिलचस्प बात तो ये देखे, पहले हम देखते थे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात इस वजह से करता हूँ कि अफ्रीका, सेनेगल, कैमरून की टीमें डोमिनेट करती थी अफ्रीकन खिते से जो आती थी वर्ल्ड कप में। और हम देखते थे माजी में भी, मैं अर्जेंटीना को कम्पीट कर रही है तो अफ्रीका की टीम कर रही है, कैमरून कर रही है। अगर कैमरून का बड़ा नाम होता था, कैमरून का एक दौर था। फिर फ्रांस को अगर कोई टीम कम्पीट कर रहा है वो सेनेगल की टीम थी, यानी ब्लैक अफ्रीकन थी। इस मरतबा नॉर्थ अफ्रीका की टीमों ने जो है ना बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, खासकर मराकश और इजिप्ट की टीमों का अगर जिक्र किया जाए। अल्जीरिया की टीम भी राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन उस तरह वो मकाम हासिल नहीं कर सकी जिस तरह इजिप्ट की टीम ने। देखें, वर्ल्ड चैंपियन के अगेंस्ट फुटबॉल खेलने से आपको पता है आपकी पॉपुलरिटी में काफ़ी इजाफा होगा, दुनिया में आपके पास चर्चे होंगे और कंट्रोवर्सीज भी आपने देखा सामने आए, रेफरी का डिसीजन को डिसअलाउ किया था। तो ऐसे बहुत से चीज़ें और ऐसे यंग खिलाड़ी हैं जो अफ्रीकन अरब कंट्रीज़ में खेल रहे थे, जैसे अयूब बौदी जैसे खिलाड़ी, जो कि आपको पता है ये फ्रेंच भी नेशनल है, लेकिन इनको जूनियर टीम उन्होंने अंडर 19 फ्रांस की टीम में नुमाइंदगी की थी, लेकिन इनको सीनियर कैप्स देने से इनकार किया गया, तो उन्होंने मोरक्को को प्रीफर किया, फ्रांस से मोरक्को को फ्रांस। इससे दिलचस्प बहुत से वाक़यात इस वर्ल्ड कप में देखने को मिले। और
आपको पता है माजी में जर्मनी, ब्राज़ील जैसी टीमें, इटालिया जैसी टीमें वर्ल्ड कप में रूल करती थी, हम देखते थे। आपने भी अपने जवानी में चीज़ें देखे, 90 का दौर, 2000 का दौर। लेकिन अब 3 से 4 वर्ल्ड कप हो गए, फ्रांस, अर्जेंटीना जैसी टीमें जो है ना ये डोमिनेट करती हैं। इटली और जर्मनी बिल्कुल अब उनका इटालियन टीम के आपको पता है डोमेस्टिक लीग में काफ़ी वो बैंक्रप्सी के मामला भी सामने आए इटालियन क्लबों के हवाले से, तो उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा था इटालियन सीरी में। तब से इटालियन क्लब जो है संभल नहीं पा रहे, बैंक्रप्सी के मामला सामने आए थे जिसका यूएफए ने नोटिस भी लिया था। और ये आपको पता है डिसिप्लिनरी कमेटी होता है, वो बिल्कुल सख्त इकदाम करती है और क्लबों को इवन जब ए डिवीज़न की क्लब है तो उसको बी डिवीज़न में रेलीगेट कर देती है। अच्छा। तो वहाँ इंटरनल मामला बहुत ख़राब हो गए थे। 2006 इटालियन टीम चैंपियन होने के बाद दोबारा आपने देखा पिछले 3 वर्ल्ड कप से इटालियन टीम क्वालिफाई तक नहीं कर पा रही है। और जर्मनी की टीम की हमने बात की, 4 मरतबा की वो भी वर्ल्ड चैंपियन है। तो जर्मन टीम जो है पिछले 2 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर नहीं आ रही थी, अब इस मरतबा ग्रुप स्टेज से बाहर आ गई, लेकिन पैराग्वे के सामने कोप नहीं कर पाई। 1 गोल खसारे में जाने के बाद मैच में दोबारा तो हार गए, काई हेवर्ट्स ने गोल किया लेकिन पेनल्टी किक से वो बाहर हो गई थी। तो अब बहरहाल बात हो रही है फ्रांस, अर्जेंटीना। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इंग्लैंड की टीम ने इस मरतबा ये पिछले 2-3 वर्ल्ड कप में मैं देख रहा हूँ इंग्लैंड, नहीं तो इंग्लैंड का गोल्डन जनरेशन होता था, आपको पता है माइकल ओवन, डेविड बेकहम, वैन रूनी, लेकिन उनकी कारकिर्दगी उस तरह नहीं होती थी। अब ये बिल्कुल यंग एज है और जर्मन कोच के जो है निगरानी ये टीम बिल्कुल बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। मैक्सिको को होम ग्राउंड में हराना, और आपको पता है नॉर्वे जैसी टीम जिसने ब्राज़ील को हराया, फिर इंग्लैंड ने नॉर्वे को हराया। तो इंग्लैंड और अर्जेंटीना का अगर मवाजना करते हैं तो मैं समझता हूँ इंग्लैंड के पास एक परफेक्ट स्क्वाड है, लेकिन अर्जेंटीना के पास आपको पता है साइकोलॉजिकल एडवांटेज ये, लियोनेल मेसी इस वक्त पीक पर है, 8 गोल भी स्कोर कर चुके हैं और 8 मरतबा बलून डोर अवार्ड विनर भी है और पूरी दुनिया में इसके चर्चे हैं। अर्जेंटीना और इंग्लैंड के मैच को मैं इस तरह देख रहा हूँ कि एक वॉरियर की हैसियत रखता है, जबकि फ्रांस और स्पेन के मैच की अगर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सी टेक्निकल चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसमें मैं आगे जाने से पहले एक और आपसे एक सवाल करूँगा। फुटबॉल और ब्राज़ील जैसे लाजिम मलजूम हो, जब भी कोई फुटबॉल का जिक्र आता है तो ब्राज़ील लामाला जो है ना वो दिमाग में आ जाता है, और ख़ासतौर पर लियारी जैसे इलाकों में या मलीर, तो ब्राज़ील के हवाले से एक बड़ा जुनून है लोगों को। लेकिन जब भी आखिरी वक्त आता है तो ब्राज़ील जो है ना वो कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाती। क्या ऐसे वजूहात हैं, क्या ऐसे असबाब हैं आप समझते हो कि ब्राज़ील की टीम जो है ना आखिर तक पहुंचने में कामयाबी हासिल नहीं करती? ब्राज़ील की टीम 2002 के बाद जो है वर्ल्ड कप में वो मकाम हासिल न कर सकी। 2014 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की, को वो भी होम ग्राउंड की हैसियत से खेल था, होस्टिंग नेशन की हैसियत से खेल रही थी। और उसके बाद जो 3 वर्ल्ड कप हुए, नेमार जूनियर फॉर्म में थे, और नेमार जूनियर का अगर मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नेमार जूनियर, किलियन एम्बापे, इस वक्त जो एरिक हालैंड, ये इस पाए के प्लेयर थे। लेकिन बदकिस्मती से ब्राज़ील ने स्क्वाड इस तरह मजबूत नहीं, तो नेमार जूनियर वर्ल्ड कप नहीं जीत सके। इसमें सारे टेक्निकल चीज़ें हैं ब्राज़ील की टीम के बारे में। जब से 2006 के वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के सामने ब्राज़ील की टीम हार जाती है, जहाँ ज़ीनेदिन ज़िडान जैसे प्लेयर सामने आते हैं, वो रुकावट बन जाते हैं और फ्रांस के सामने वो हार जाते हैं। इसके बाद से ब्राज़ील किसी भी यूरोपियन टीम के सामने नॉकआउट राउंड पर के सामने खेली तो ब्राज़ील की टीम में कोप नहीं किया। अभी भी देखें आप नॉर्वे की टीम को, ब्राज़ील की टीम ने नॉर्वे के अगेंस्ट मैच खेला और नॉर्वे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्राज़ील इस मरतबा नॉर्वे को बीट करके क्वार्टर फाइनल के लिए जगह बनाएगी, लेकिन नॉर्वे के सामने कोप नहीं कर पाई और 2 गोल खसारे में जाने के बाद एक पेनल्टी किक रिवार्ड किया गया, वो भी सॉफ्ट पेनल्टी था, पेनल्टी भी नहीं था। शायद मैं समझता हूँ कि रेफरी थोड़ा नरम गोशा इख्तियार रखते थे कि मैच वैसे भी चला गया, एक्स्ट्रा टाइम में भी चला गया, 10 मिनट एडिशनल टाइम चल रहे थे, तो ब्राज़ील की टीम ने काफ़ी मायूस किया दुनिया फुटबॉल को। और एक्सपेक्टेशन ये थे कि ब्राज़ील इस मरतबा जो है एक इटालियन मैनेजर, देखिए ब्राज़ील की टीम में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया, 2 डेवलपमेंट बड़े आए इस वर्ल्ड कप में। इंग्लैंड की टीम ने एक नॉन इंग्लिश मैनेजर और ब्राज़ील ने नॉन ब्राज़ीलियन कोच को तैनात किया है, जो वो देखते हैं कि कहाँ हमारी कोई खामी नज़र आ रही है और क्या कमी है उसको पूरा करे। कार्लो एंचेलोटी यूरोप के माइनस कोच हैं और यूरोप के कई ममालिक में कोचिंग कर चुके हैं और उन्होंने यूएफए चैंपियन लीग जो बड़ी टाइटल होती है यूरोप में, उन्होंने बहुत से टाइटल जीते। तो ब्राज़ील की टीम ने उनको ये ऑफ़र दिया कि आप नेशनल टीम ब्राज़ील को कोच करें, उन्होंने ऑफ़र कबूल किया और ये वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड से पहले तकरीबन 6 महीना पहले इन्होंने ये ऑफ़र कबूल किया वर्ल्ड कप से पहले, और एक चैलेंज की हैसियत से कबूल किया। एक बात आपको मज़ीद बताता चलूँ कि ब्राज़ील की टीम ने वर्ल्ड कप पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि अपने जो ग्रुप को अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, पेरू जो ग्रुप है ना,
यहाँ पर 5वें नंबर पर ब्राज़ील ने फिनिश किया, नहीं तो यही ब्राज़ील जो है नंबर 1 पर फिनिश करती थी। तो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन से लेकर वर्ल्ड कप तक आपने देखा जापान के सामने भी 1 गोल खसारे में कि ब्राज़ील की टीम काफ़ी स्ट्रगल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। लोगों में मायूसी बहुत होती है जब ब्राज़ील हारता है, ब्राज़ील बेक जाता है, तो लोगों में, क्योंकि एक वही मैंने जो मिसाल दी ना कि फुटबॉल ब्राज़ील, और ये आप देखें लियारी में, वैसे भी दुनिया भर में हमने देखा, खासतौर पर वीडियोस हमने देखे, तो जैसे लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा मायूसी हुई, यार ब्राज़ील क्यों आगे नहीं बढ़ रही है। देखिए तो ब्राज़ील की टीम को आपको पता है अब 5-6 दहाइयों से ब्राज़ील को मैसिव सपोर्ट हासिल है पूरे दुनिया भर, और पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तान के अंदर गिलारी जैसा इलाका, कराची के अंदर मलीर हो गए, ब्राज़ील के चाहने वाले बहुत है, और उन्होंने पहले का दौर देखा है, उसके बाद जीको का दौर देखा है, रोमारियो बेबिटो का दौर देखा है, फिर इसके बाद जो है रोनाल्डो, रिवाल्डो, रोनाल्डिनो का दौर देखा है, फिर रोबिन्यो, काका का दौर देखा है, फिर नेमार जूनियर। अगर हम स्टार्स की बात करते हैं, मैंने जितने नाम अभी लिए इतने स्टार किसी भी प्लेयर, किसी भी टीम के पास इतने बड़े नामी गिरामी स्टार नहीं थे। आप किसी भी टीम को ले लेंगे, जर्मनी को ले लेंगे, एक आध स्टार, 2 स्टार के नाम, लेकिन ये स्टार से भरा हुआ टीम है, और इसने पूरी दुनिया को अपने खेल के जरिए मुतवज्जो किया है, खेल के जरिए, दिलकश खेल के जरिए पूरी दुनिया को अपने फैन मनवाए हैं। तो ब्राज़ील की टीम के मुतालिक ये अफसोस किया जाता है कि इतने बड़ा टीम और कमबैक नहीं कर पा रही है, तो ज़्यादा मायूसी होती है। अब हम आते हैं पहला सेमीफाइनल, स्पेन और फ्रांस। अच्छा, जो दुनिया के जो मुबस्सिर हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या ऐसी चीज़ों को लेकर ये फैसला किया कि 60% चांसेस स्पेन के, 40% फ्रांस के। हालांकि मुझे लग रहा है कि फ्रांस जीते, लेकिन जब आलमी सतह पर अगर देखा जा रहा है तो ये बताया जा रहा है कि 40% फ्रांस और 60% चांसेस स्पेन के। क्यों? देखें, ये फुटबॉल जो गेम है इसको आजकल स्टैटिस्टिक गेम कहते हैं। माजी में रवायती फुटबॉल होता था, आजकल स्टैटिस्टिक गेम होता है। स्टैटिक गेम में आप देख सकते हैं बहुत सी टेक्निकलिटीज़ आए हैं। स्पेन की टीम को ये महारत हासिल है, वो टेक्निकली बड़े साउंड खिलाड़ी है, वो सिस्टम से खेलते हैं। और फ्रांस की टीम का अगर स्पेन के साथ मवाजना करते हैं, फ्रांस के प्लेयर जो है फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है किलियन एम्बापे, मूसा डेम्बेले और इनका मिड माइकल ओलिसे जैसा खिलाड़ी, और डिफेंस इसका काफ़ी मजबूत है, तो एक बिल्कुल कंप्लीट साइड है। और वर्ल्ड कप से पहले 2 मैचेस भी इनके दरमियान हुए, यूरोपियन नेशन और यूरो का 2024 का सेमीफाइनल, आई थिंक फाइनल इनके दरमियान भी खेला गया। दोनों मैचेस स्पेन ने जीते हैं। माहिरीन इन 2 मैचों को भी मद्देनजर रखते हुए कि साइकोलॉजिकल बढ़ती जो है स्पेन को हासिल है। लेकिन अब ओवरऑल वर्ल्ड कप की बात करते हैं, वर्ल्ड कप से पहले जितने भी माहिरीन थे उन्होंने फ्रांस को फेवरेट करार दिया है। ये मैच ऐसा है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसका कोई बड़े से बड़ा जो तजिया नगार भी वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि स्पेन ये मैच जीतेगी या फ्रांस जीतेगी। इसमें एक क्लियर आपको बात बताता चलो, इसमें एक लक का जो खाना आता है ना, वो भी है, वो बड़ा अहमियत का हामिल है। अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ना, अपॉर्चुनिटी जिसने इस मैच में अवेल किया वो मैच जीतेगी। पेनल्टी किक पर चले जाती है तो उसमें कोई वो नहीं कह सकते कौन सी टीम फेवरेट है। अब आते हैं दूसरा सेमीफाइनल, अर्जेंटीना और इंग्लैंड। इसी तरह तकरीबन बताया जा रहा है कि जी चांसेस ज़्यादा अर्जेंटीना के हैं और इंग्लैंड के। आप क्या समझते हो? क्योंकि ये इंतहाई दिलचस्प मैच है इस वक्त। मैं समझता हूँ पूरे ये जो फीफा वर्ल्ड कप है, ये जो सेमीफाइनल है अर्जेंटीना और इंग्लैंड का, ये सबसे दिलचस्प मैच होगा। आप क्या इसको अगर तारीख की भी नुक्ता नगाह से हम देखेंगे तो आपको पता है इसमें कुछ आइलैंड का भी इनका इशू है, जियो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान एक कुछ आइलैंड के मुतालिक झगड़े भी हुए थे। तो फुटबॉल के नुक्ता नगाह से अगर हम देखते हैं तो डेगो मैराडोना ने जो वो गोल दिया था हैंड ऑफ गॉड, उस पर बड़ा तनकीद का निशान। जाहिर सी बात है, डेगो मैराडोना ने गोल स्कोर किया था और रेफरी के नज़र में वो गोल नहीं आया, तो उसने एडवांटेज ले लिया। और दूसरा जो उसने गोल स्कोर किया था, 4 से 5 खिलाड़ियों को डॉज देते हुए गोल स्कोर किया था फीफा की रैंकिंग में, आज भी वो पहला गोल है। फिर उस वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड और अर्जेंटीना के मैच जो है 98 में हुआ था, जब माइकल ओवन का दौर आया था, जब इंग्लैंड के पास स्टार खिलाड़ी थे, डेविड बेकम खेल रहे थे। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि डेविड बेकम रेड कार्ड हो जाते हैं और इंग्लैंड की टीम को 2 गोल की लीड भी हासिल थी। इसके बावजूद भी, रेड कार्ड होने के बावजूद, ये मैच जो है इंग्लैंड की टीम हार जाती है। फिर इसके बाद 2002 में दोनों टीमें जो है फेस करते एक दूसरे को, फिर इंग्लैंड की टीम इनको जीती। यानी एक सख्त राइवलरी जो है इनके दरमियान, और अब भी बहुत ही सख्त मुकाबले का जो है इम्कान है। लेकिन यहाँ फ़र्क जो है कैरेक्टर का है। देखें, समझने की बात ये करंट मामला क्या है। इंग्लैंड एक ऑर्गेनाइज टीम की सूरत में पूरे वर्ल्ड कप में खेल रही है। अर्जेंटाइन की तरफ से अगर देखते हैं, अगर लियोनेल मेसी को अगर न्यूट्रलाइज करने में इंग्लैंड की टीम कामयाब हो गई तो इंग्लैंड ये मैच जीत सकती है। बहरहाल दोनों टीमों का अगर मवाजना करते हैं, मैं ज़ाती तौर पर जो मैंने मुशाहिदा किया तो इंग्लैंड के चांसेस ज़्यादा है बनस्बत अर्जेंटीना। अच्छा, बिल्कुल।
अच्छा, बहरहाल नाजरीन, आपने देखा औरंगज़ेब शामिर ने इंतहाई टेक्निकल बुनियादों पर, चूँकि फ़ुटबॉल आजकल ख़ुद भी कह रहे हैं कि आजकल वो रिवायती गेम नहीं है, और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बताने की कोशिश की कि जो दोनों सेमीफाइनल होने जा रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो दो सेमीफाइनल हैं, उसके बाद ही हम देखेंगे कि फ़ाइनल में कौन होगा और वो मध्य मुकाबले होंगे, कौन जीतेगा। इसके बाद हम अपना एक वीलॉग करेंगे और मुमकिन है कि हम औरंगज़ेब को ही दोबारा तकलीफ़ दें। तो बहरहाल आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल किसी और एक टॉपिक के साथ आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।